हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन लग एंगल। ओके, तो लग एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। उसमें कैसे कैसे डिफरेंट केसेस थे, दो केसेस थे बेसिकली। एक था एंगल सेक्शन जब हमारा मेन मेंबर था, और दूसरा क्या था जब चैनल सेक्शन हमारा मेन मेंबर था। ओके, तो दोनों के लिए मैंने बताया था आपको क्या क्राइटेरियाज कोड्स ने प्रोवाइड कर रखे हैं। ओके, डिजाइन फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, आज के लेक्चर में एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लग एंगल के। स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है कि एन आईएसए दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है। ओके, विद जिसका साइज क्या दे रखा है 100 इंटू 75 इंटू 10 mm। ओके, 100 mm 75 mm लेग का लेंथ है और 10 mm क्या है थिकनेस ऑफ द मेंबर है। इज यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर। ओके, टेंशन मेंबर है ये, साइज इसका दे रखा है। विथ लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू द 10 mm गसेट प्लेट। ठीक है, 10 mm थिक का गसेट प्लेट है, उसमें लॉन्गर लेग दैट इज 100 mm वाला साइड का लेग गसेट प्लेट में कनेक्ट किया हुआ है। द कनेक्शन इज मेड विद द हेल्प ऑफ लग एंगल। अब देखिए यहाँ पर आ गया क्या लग एंगल, दैट इज कि वहां पर लग एंगल का भी यूज किया गया है। अज्यूम M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6। M20 बोल्ट है गिवन है, ग्रेड उसका कितना है 4.6 है, और स्टील जो है उसका ग्रेड Fe410 है। डिजाइन द सेक्शन इफ सेक्शन अवेलेबल फॉर लग एंगल्स आर दीज। मतलब ये तीन आपको लग एंगल के सेक्शन गिवन है। मेन मेंबर का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, तो आपको उसके लिए कोई डिजाइन नहीं करना है। यहाँ पर आपको डिजाइन करना है किसके लिए, लग एंगल के लिए। तो आपको इन तीनों में से कोई एक लग एंगल के लिए सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेफ्टी क्राइटेरियाज। ओके, मैंने बता रखा था सारा, हम लोगों ने ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का था, नेट सेक्शन रप्चर था और ब्लॉक शियर फेल्योर था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी चेक होंगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट सेक्शन आएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सेफ, वो वाला में सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो एक सिंपल अगर हम लोग लग एंगल का कनेक्शन देखें तो किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, यहाँ पर मेन मेंबर होता है और एक लग एंगल होता है। ओके, इस तरह से कुछ होता है। एजी मेन मेंबर का गिवन है क्वेश्चन में कि 1650 mm²। ओके, अब बात यह है कि जो हमारा बोल्ट्स डिसाइड होंगे, तो बोल्ट मैंने पहले क्या कहा था कि कनेक्टेड लेग और लग एंगल पे जो बोल्टिंग होती है वो पहले स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरह से बोल्टिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर बोल्ट होंगे और यहाँ पर बोल्ट होंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पर इस तरह से बोल्ट होंगे और यहाँ पर इस तरह से बोल्ट होंगे, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा हमारा। ओके, तो हमें ये तीनों बोल्ट्स यहाँ पर डिजाइन करने होंगे पहले। ओके, ये लग एंगल पे डिजाइन करना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन फोर्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं भी डिजाइन फोर्स नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले डिजाइन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे कि किसके लिए हमें डिजाइन करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम तो जान पाएंगे कि जो तीनों टाइप्स के बोल्ट है उस पर कितना कितना फोर्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे होंगे। लग एंगल का भी स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे लग एंगल के लिए। तो पहले तो हमें डिजाइन लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिजाइन लोड जब गिवन नहीं होता है तो इस केस के लिए मैंने क्या बताया था आपको, उस केस के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा मेन मेंबर का डिजाइन स्ट्रेंथ था उसी को हम लोग क्या ले लेते थे, डिजाइन लोड ले लेते थे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन लोड कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ठीक है, क्या है कि फोर्स नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन लोड। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन लोड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डिजाइन लोड कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या गिवन है, पहले डी डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या हो जाएगा, 22 mm। पहले करेंगे हम लोग ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से चेक करते हैं, मेन मेंबर के लिए कर रहे हैं सारा कुछ हम लोग। ओके, फॉर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ओके, TDG इक्वल्स Fy इंटू AG अपॉन गामा एम। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा हमारा 250 इंटू 1650। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेन मेंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1650 हो जाएगा डिवाइड बाई 1.1। इसकी वैल्यू क्या आती है, 250 इंटू 1650
10⁻³ अपॉन 1.1। ओके, ये आया हमारा 375 किलो न्यूटन। ओके, अब फिर करते हैं फॉर नेट सेक्शन रप्चर मेन मेंबर के लिए। ओके, नेट सेक्शन रप्चर कर रहे हैं। ओके, तो TDN क्या होता है, FU इंटू AN अपॉन गामा M1। ठीक है, सॉरी 0.9 इंटू FU इंटू गामा M1, यही होता है। तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 410 इंटू AN चाहिए हमें, मेन मेंबर का AN चाहिए। मेन मेंबर का अगर साइज देखिए, स्पेसिफिकेशंस क्या दिया हुआ है, 100 इंटू 75 इंटू 10 mm। तो इसका अगर एरिया हमें निकालना होगा, सॉरी नेट एरिया। ओके, तो नेट एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, 100 प्लस 75, दोनों लेग का लेंथ को ऐड कर दिए, माइनस क्या करेंगे फिर इसमें से, थिकनेस ऑफ मेंबर 10 mm, माइनस फिर और क्या करेंगे, मान लेते हैं कि बोल्ट होल एक है। ओके, तो एक बोल्ट होल है तो उसके लिए 22 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10⁻³ ओके, इसको डिवाइड भी करना होगा किससे, 1.25 से। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 0.9 इंटू 410 इंटू 100 प्लस 75 माइनस 10 माइनस 22 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.25। ये आ गया हमारा 422.136 किलो न्यूटन। तो हमारा डिजाइन लोड क्या हो जाएगा फिर, इनमें से जो मिनिमम होगा, क्योंकि मेन मेंबर जितना लोड हमारा कैरी कर सकता है दैट विल बी द डिजाइन लोड। ओके, इनमें से मैक्सिमम नहीं लेना है, जो इनमें से मिनिमम होगा वही मेन मेंबर का कैपेसिटी होगा, और मेन मेंबर का जितना कैपेसिटी है उतना ही हमें क्या करना होगा, डिजाइन लोड लेना होगा। देयरफॉर डिजाइन फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, डिजाइन फैक्टर्ड लोड विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ TDG एंड TDN। ठीक है, ये आ जाएगा फिर 375 किलो न्यूटन। तो ये तो अभी हमारा क्या आ गया, डिजाइन लोड तो हमें मिल गया है। अब इसी लोड के लिए हमें क्या करना होगा, डिजाइन करना है, पूरे लग एंगल को भी डिजाइन करना है, सारे टाइप्स के बोल्ट्स को भी डिजाइन करना है। फाइन, चलिए आगे करते हैं फिर। नाउ लेट, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि लग एंगल के लिए हम लोग क्या करते थे कि आउटस्टैंडिंग लेग और कनेक्टेड लेग में हम निकालते थे कि कितना कितना फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी हमें वो निकालना पड़ेगा कि कनेक्टेड लेग में कितना फोर्स है और आउटस्टैंडिंग लेग में कितना फोर्स है। तो लेट F1 एंड F2 क्या मान ले, फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग एंड कनेक्टेड लेग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मान लिया हमने F1 और F2 को। सो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजाइन लोड 375 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करना है कि दोनों लेग का अलग अलग हमें एरिया चाहिए होगा, ताकि हम लोग क्या कर पाए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। होता यूं है कि F1 और F2 को हम लोग जो एरिया है एक्चुअली लेग का उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एरिया। ओके, सो ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया, ग्रॉस एरिया जो है मान लेते हैं A1 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 75 माइनस 10/2, थिकनेस बाई 2 माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, थिकनेस ऑफ द मेंबर बाई 2 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, 70 इंटू 10 700 mm²। ओके, सो ग्रॉस एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग दैट इज A2, ये कितना हो जाएगा, ग्रॉस एरिया टोटल 1650 गिवन था, उसमें से माइनस कर दिया हमने 700, तो ये कितना आ गया हमारा 900
50 mm²। तो ये A1 और A2 हमारा आ गया दोनों लेग, दैट इज मेन मेंबर का दोनों लेग का ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों लेग में। ओके, देयरफॉर F1 कितना हो जाएगा, जो हमारा टोटल लोड है एक्चुअली आ रहा है 375 डिवाइड बाई ग्रॉस एरिया इनटू A1। उसी रेशियो में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया उसको। तो 375 अपॉन 1650 इंटू 700, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 375 इंटू 700 अपॉन 1650, ये आ गया हमारा 159.091 किलो न्यूटन, इतना आ गया। और F2 कितना हो जाएगा फिर, F2 विल बी T अपॉन AG इंटू A2। ओके, तो ये हो गया 375 अपॉन क्या हो जाएगा 1650 इंटू 950। सॉल्व करेंगे इसको तो 375 इंटू 950 अपॉन 1650, ये आ गया 215.909 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आ गया F1 और F2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें निकालना होगा कि डिफरेंट बोल्ट, जो हमने 3 टाइप्स ऑफ बोल्ट दिखाए हैं मैंने आपको। पहला बोल्ट है हमारा जो लग एंगल और गसेट प्लेट को जो कनेक्ट कर रहा है, दूसरा बोल्ट है हमारा लग एंगल और आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, और तीसरा बोल्ट जो है वो मेन मेंबर को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहा है। इन तीनों के लिए हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन, तो फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन फोर्स करते हैं पहले। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन फोर्स। ओके, डिजाइन फोर्स फॉर बोल्ट 1। बोल्ट वन मतलब डिजाइन फोर्स फॉर बोल्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। तो ये बोल्ट 1 हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या है हमारा बोल्ट 1 है। ओके, और ये वाला जो होगा हमारा दिस विल बी बोल्ट 2। ओके, और ये जो हमारा होगा दिस विल बी बोल्ट 3। ओके, ये सारा कुछ इस तरह से होगा। फाइन, यहां पर इसको मान लीजिए बोल्ट 1, इसको मान लीजिए बोल्ट 2। ओके, इसको हमने मान लिया बोल्ट 1, इसको मान लिया बोल्ट 2 है। ओके, अब हम लोग को डिजाइन करना होगा, सारा डिजाइन लोड हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर बोल्ट 1 के लिए हम निकालेंगे तो T1 विल बी इक्वल टू, बोल्ट 1 के लिए जो हम लोग को फोर्स निकाले वो कितना होता है, दैट विल बी 1.4 इंटू, अब हमारा फोर्स इन द मेंबर देखते हैं कितना था फोर्स हमारा जो हम लोगों ने निकाला था, ये था F1 159.091। तो F1 तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 159 पॉइंट कितना था 159.091। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1.4 इंटू 159.091, ये आ रहा है हमारा 222.727 किलो न्यूटन। ओके, फिर डिजाइन फोर्स फॉर बोल्ट 2, ये क्या हो जाएगा T2 मान लेते हैं इसको। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.2, ये मैंने बता रखा था आपको, 1.2 इंटू क्या हो जाएगा F1। ओके, 1.2 इंटू 159.091, तो ये आ गया 1.2 इंटू 159.091, इसकी वैल्यू आ रही है 190.909 किलो न्यूटन। ओके, और डिजाइन फोर्स
for bolt 3 that will be T3। ये कितना हो जाएगा, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है इसको। जो हमारा कनेक्टेड लेग में जो हमारा फोर्स आ रहा था दैट इज 215.909, वही हो जाएगा। तो 215.909 किलो न्यूटन। तो ये आ गया हमारा तीनों टाइप्स ऑफ बोल्ट में कितना कितना फोर्स हमारा आना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि लग एंगल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा लग एंगल हमें प्रोवाइड करना है। तो डिजाइन ऑफ लग एंगल, ओके, लग एंगल की डिजाइन करनी है हमें। तो पहले क्या करते हैं कि नेट एरिया से भी देख लेते हैं पहले कि नेट एरिया कितना रिक्वायर्ड है। जो हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ा था डिजाइन के लिए, सेम सिमिलर टाइप का स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करना है आपको। क्या करना है, ए एन रिक्वायर्ड, पहले नेट एरिया रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, दैट विल बी टी डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू एफ यू अपॉन ए एन, सॉरी गामा m1, ओके, दैट विल बी 0.9 एफ यू अपॉन गामा m1। अब टी कौन सी होगी यहाँ पर, जो हमारा डिजाइन फोर्स आ रहा है हमारा लग एंगल में जो, तो वो था हमारा 190.909। अभी हम लोग लग एंगल डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो जो लग एंगल में हमारा लोड आता है, लग एंगल को जिस फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, दैट वाज 1.2 टाइम्स द फोर्स इन द आउटस्टैंडिंग लेग। तो 190.909 10⁻³ डिवाइड बाई 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25। इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, 190.909 10⁻³ इंटू 1.25 अपॉन 0.9 इंटू 410। यह आ गया हमारा 646.71 mm²। यह आ गया हमारा ए एन रिक्वायर्ड। ओके, ए ग्रॉस रिक्वायर्ड भी हम लोग देख सकते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से। ओके, ए जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा फिर, दिस विल बी टी अपॉन एफ वाई अपॉन गामा एम वो, ठीक है, 190.909 इंटू 10⁻³ अपॉन 250 अपॉन 1.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी नेट सेक्शन रप्चर से चेक किया और ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से चेक कर लिया कि कितना होना चाहिए। 190.909 10⁻³ इंटू 1.1 अपॉन 250। ओके, ये आ गया हमारा 839.99। तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लेते हैं 840। ओके, 840 mm², इतना हमें प्रोवाइड करना होगा लग एंगल का। सो कौन सा प्रोवाइड करें, अब अडॉप्ट किसको कर ले देखते हैं। हमें चाहिए 840 का ग्रॉस चाहिए। ओके, अगर यहाँ आके देखें तो ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है ये सबसे क्लोज बैठ रहा है, तो इसी को उठा लेते हैं। क्या है, ISA 6068। प्रोवाइड ISA 60x60x8 mm फॉर लग एंगल। ओके, देयरफॉर ए ग्रॉस कितना हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, 896 mm²। तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में तो हमारा ये सेफ है, अभी ये पता चल गया हमें। ओके, अब हमें क्या करना है कि बोल्ट्स प्रोवाइड करने होंगे हमें। तो बोल्ट्स के लिए पहले हमें बोल्ट्स का डिजाइन फोर्स भी देखना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार नेट सेक्शन रप्चर में वापस से चेक कर लेते हैं एक्चुअली में। ओके, तो हमारा जो सेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, और हमारा कुछ बोल्ट यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे लगा होगा। ये हमारा लग एंगल का बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ओके, और जब इसको हम लोग देखेंगे मेन मेंबर में तो कुछ इस तरह का होगा। जब उसे ओपन कर देंगे हम लोग लग एंगल को तो कुछ इस तरह का दिखेगा वो। ओके, और यहाँ पर ऐसा ऐसा बोल्ट होगा स्टैगर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह से हमारा इस पर क्या आएगा, नेट सेक्शन आ जाएगा। अब देखिए हमें पिच विच तो कुछ पता नहीं, ना ही पिच पता है ना ही गेज वगैरह कुछ पता है। ओके, लग एंगल का साइज 60x60x8 है, तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि हम लोग मिड वे में प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये 30 mm है, अभी मान लेते हैं हम लोग। अजम्पशंस बहुत सारी करनी पड़ती है डिजाइन के समय। ओके, तो इस तरह से ये पहला हमारा अजम्पशंस यहाँ पर है कि हम लोगों ने मान लिया कि 30 mm का हमने प्रोवाइड कर दिया, 30 mm के डिस्टेंस पे हमने बोल्ट को प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी बी विल बी इक्वल टू 60 है हमारा लेग का लेंथ, तो 60 + 60 - 8 यही होगा।
60 प्लस 60 माइनस 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 112 mm। फाइन। और अगर हम लोग अब सेक्शन के बारे में अगर चल के देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अभी पहले तो हम लोग को नेमिंग करनी पड़ेगी इसकी, A B C D और मान लेते हैं ये वाला E है पॉइंट। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि पहले तो हमें नेट सेक्शन पर अगर हम लोग चेक कर पाते हैं कि हमारा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड के बराबर है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं वो। तो क्योंकि इंक्लाइंड वाला जो पोर्शन उसकी पिच हमें पता नहीं है अभी, तो वो वाला अभी हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं पहले कि फोर सेक्शन A B E, ओके, AN विल बी इक्वल टू, AN क्या हो जाएगा 112 माइनस 1 का बोल्ट होल। एक लाइन पे देखेंगे अगर A B E पे कितने बोल्ट होल्स है, एक ही है, माइनस 22 इंटू 8। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखते हैं। तो 112 माइनस 22 इंटू 8, तो ये आ गया हमारा 720 mm स्क्वायर, 720 mm स्क्वायर। मतलब कि इस सेक्शन के लिए हमारा AN 720 mm स्क्वायर है और AN रिक्वायर्ड कितना था हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो 646.71 था। तो ये सेफ हो गया हमारा, दिस इज ग्रेटर देन 646.71 mm स्क्वायर, देयरफॉर सेफ। ओके, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि बोल्ट का पहले डिजाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग बता पाएंगे कि कितना हमें बोल्ट प्रोवाइड करना है। कितने नंबर्स ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमें पहले बोल्ट का स्ट्रेंथ चाहिए होगा, कितना लोड आ रहा है बोल्ट्स पे वो हमें पता है। ओके, हम लोगों ने अभी T1 T2 T3 कैलकुलेट किया है, उससे पहले हमें बोल्ट का भी स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा। सो डिजाइन हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या है, ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दैट वाज VDB, यही होता है, VDB होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, VDSB क्या होता था, सीधा फॉर्मूला लिखूं अगर मैं पहले तो होता है वो FUB अपॉन √3 गामा MB इंटू यहाँ पर NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि सिंगल शेयर में होगा बोल्ट हमारा, सो जो हमारा NS है ये क्या हो जाएगा 0, तो सीधा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 410 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर 10⁻³ इसको सॉल्व कर ले अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा 410 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 0.78 इंटू π20 स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया हमारा 40, यहाँ पर FUB था, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर 400 होगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 45.272 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। ये हमारा क्या आ गया, VDSB आ चुका है। ओके, अब करते हैं VDPB क्या होती है फॉर्मूला, 2.5 KB D इंटू E इंटू FU अपॉन 1.25। तो पहले हमें KB यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, KB का फॉर्मूला हमने देख रखा है, KB क्या होता है, मिनिमम ऑफ E अपॉन 3D0 P अपॉन 3D0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU एंड 1, इनमें से जो मिनिमम होगा, अभी के लिए मान लेते हैं कि E इक्वल्स E मिनिमम। ओके, सारा कुछ देखिए यहाँ पर हमारा अजम्पशंस पे ही चलता है। 1.5 इंटू D0 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 22 दैट इज 33 mm। और पिच मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू P मिनिमम दैट इज 2.5 इंटू D, मतलब 2.5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 50 mm। ये आ गया हमारा E और P का वैल्यू।
इससे हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो के बी की वैल्यू क्या आएगी, के बी विल बी मिनिमम ऑफ, पहले तो ई अपॉन 3 डी नॉट, 33 अपॉन 3 इंटू 22, ये आएगा हमारा 0.5, फिर करते हैं p अपॉन 3 डी नॉट माइनस 0.25, दैट इज 50 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.25, ये आ गया 0.507, फिर एफ यू बी अपॉन एफ यू करेंगे तो 0.975 एंड कॉमा 1, तो वैल्यू क्या आई हमारी 0.5। जनरली मैंने बताया भी था कि के बी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में 0.5 ही आती है। ओके, तो अगर कभी कभी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए, बहुत ही कम टाइम अगर आपके पास है, तो आप के बी को 0.5 वहाँ डायरेक्टली एज्यूम करके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर के बी हमारा आ चुका है, और क्या चाहिए हमें, वी डी पी बी निकालने के लिए टी की वैल्यू चाहिए। टी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ दोनों मेंबर का थिकनेस, दैट इज 10 mm एंड 8 mm के बीच में जो मिनिमम होगा, दैट इज 8 mm। सो वी डी पी बी क्या हो जाएगी अब, 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 10⁻³ डिवाइड बाई 1.25, यही होगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 10⁻³ अपॉन 1.25, ये आ गया हमारा 65.6 किलोमीटर। तो अब वी डी बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी डी बी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ वी डी एस बी एंड वी डी पी बी, क्या आ गई 45.272 किलोन्यूटन। तो ये आ गया हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ बोल्ट 1, दैट इज जो बोल्ट 1 मैंने बताया था उसके कितने नंबर्स हमें चाहिए होंगे, वो चाहिए होगा हमें पहले। तो दैट विल बी इक्वल टू जो हमारा डिजाइन लोड था 222.727, बोल्ट 1 में जो डिजाइन लोड हमारा था उसको डिवाइड किसे करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से, ईच बोल्ट का स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 222.727 डिवाइड बाई 45.272, ये आ गया हमारा 4.91। इससे अप्रोक्सीमेट, कम से कम इससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 4.91 तो दे नहीं सकते, तो 5 दे देंगे। फिर होगा नंबर ऑफ बोल्ट 2, दिस विल बी इक्वल टू बोल्ट 2 में कितना लोड आ रहा था हमारा 190.909 डिवाइडेड बाई 45.272। ओके, 190.909 अपॉन 45.272, ये आ गया हमारा 4.217। तो कितना प्रोवाइड करेंगे हम लोग, 5। ओके, नाउ नंबर ऑफ बोल्ट 3 वो कितना हो जाएगा, तो 215.909 अपॉन 45.272, क्या हो जाएगा फिर ये 215.909 अपॉन 45.272, ये आ गया हमारा 4.77 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। तो ये आ गया हमारा तीनों नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें पता चल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम ये रह जाएगा कि हमने जो लग एंगल प्रोवाइड किया था, ओके, तो उसमें हमें पिच नहीं पता था उसका, तो हमें वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नेट सेक्शन रप्चर से लग एंगल को भी चेक कर लेते हैं और मेन मेंबर को भी चेक कर लेते हैं। दोनों के लिए जो मिनिमम हमारा पिच का वैल्यू आएगा वो एटलीस्ट हमें प्रोवाइड करना होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग रप्चर के लिए, चेक फॉर रप्चर ऑफ, पहले लग एंगल का चेक करते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, लग एंगल के लिए पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले तो थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बोल्ट है। अगर इस एंगल को ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और ये हमारा कुछ स्टैगर्ड इस तरह से बोल्टिंग होगा। ओके, एक लाइन में तो बोल्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ स्टैगरिंग कर देते हैं। और ये हमारा कुछ इस तरह से सेक्शंस बनेंगे।
ओके, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी कर देते हैं इसको, यहाँ पर डी कर देते हैं इसको, ई कर देते हैं। ओके, ये हमारा इंक्लाइंड वाला लेग होगा, इंक्लाइंड वाला पार्ट होगा। अभी तक हमें पिच नहीं पता था तो हम लोगों ने ये इंक्लाइंड वाले को छोड़ दिया था। अब हमें पिच को कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये पिच हमारा P1 है, ये हमने अजम्पशन कर लिया। ये बी कितनी आई थी हमारी 112 mm, हम लोग लग एंगल के लिए कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, तो ये हमारा अजम्पशन था शुरू में कि ये 30 है और ये कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 + 30 - 8 दैट विल बी 52। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ हम लोगों ने ए बी ई के अलोंग चेक कर लिया था पहले ही, अब ए बी सी डी के अलोंग चेक करेंगे। अलोंग ए बी सी डी क्या होना चाहिए कि ए एन शुड बी ग्रेटर देन 646.71 mm²। अब ए एन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 112 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं, 2 यहाँ पर इस लाइन पे, 2 × 22 प्लस P1² अपॉन 4 × 52 ओके इंटू 8। दिस शुड बी ग्रेटर देन 646.71। 646.71 हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट था नेट एरिया के लिए। ओके, तो उससे कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि P1 निकालेंगे, P1 शुड बी ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगी हमारी कुछ 51.676 mm। इसको मान लेते हैं 1। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमारी P1 की वैल्यू इतनी आएगी, आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं मेन मेंबर के लिए, चेक फॉर रप्चर ऑफ मेन मेंबर। ओके, मेन मेंबर के लिए चेक कर लेते हैं। इसका अगर फिगर ड्रॉ करेंगे ओके, और ये हमारा बोल्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला मान लेते हैं कि हमारा कनेक्टेड लेग है जिसका लेंथ कितना था 100 था, तो फिर से क्या मानेंगे कि मिड में हमने प्रोवाइड कर लिया, ये भी हमारा अजम्पशन है। ओके, और यहाँ पर कितना था 60 था, तो मिड में 30 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, और स्टैगरिंग रहेगी हमारी बोल्टिंग में, कुछ इस तरह से सेक्शंस बनेंगे इस पे। फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए पिच निकालना है, इसे मान लेते हैं P2। ओके, पिच निकालने के लिए हमें कौन से लाइन पे चलना पड़ेगा, चलिए पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। दिस शुड बी FGHI। ओके, तो इसी FGHI पे चलेंगे हम लोग, तो अगर तो हमें क्या मिलेगा P2 मिल जाएगा, तो हम लोग इसी पे चेक कर लेते हैं। अलोंग सेक्शन, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है P1 जो P है हमारा पिच वो निकालना। ओके, FGHI क्या होगा AN जो होना चाहिए वो कितनी, AN की वैल्यू क्या आ जाएगी पहले ये बताइए। तो अगर पहले ये देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 + 60 100 प्लस ये 100 था हमारा और ये था हमारा 75, सॉरी ये 75 है हमारा, ये हमारा सेक्शन जो 100 × 75 × 10। तो क्योंकि इस साइड में हम लोगों ने लग एंगल को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर क्या है हमारा लग एंगल भी कनेक्टेड है ना इस तरह से, तो दोनों में हमारा लग एंगल और मेन मेंबर दोनों में हमारा बोल्ट का डिस्टेंस बॉटम से तो सेम रखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने इस पर भी 30 mm प्रोवाइड कर रखा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 100 + 75 - 10, दिस विल बी 165 mm। यहाँ तक क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 50 + 30 80 - 10, ये हो गया 70। तो यहाँ पर आ जाएगा 165 - 2 × 22 प्लस P2² अपॉन 4 × 70 इंटू क्या करेंगे 10, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन TDN, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ, जो हमारा मेन मेंबर का होगा उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर TDN भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो TDN के लिए हम लोग क्या करेंगे,
TDN के लिए हमें करना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे TDN, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो वेयर TDN विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा TDN 375, जो हमारा मेन मेंबर में जितना लोड आ रहा है उसी को हम लोग क्या लेंगे, TDN के बराबर करेंगे पहले, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेट एरिया क्या होना चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो दिस शुड बी 0.9 इंटू FU AN अपॉन गामा M1 इक्वल्स 375 इंटू 10⁻3। तो ये हमने कर लिया अभी तक। इससे फिर हम लोग क्या करेंगे, AN निकालेंगे। AN विल बी इक्वल टू 375 10⁻3 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25। ये क्या आया हमारा, AN का वैल्यू आया। अब इसी AN को हम लोग पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे, हमारा जो ये वाला इक्वेशन है। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे फर्दर, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये आती है 375 10⁻3 इंटू 1.25 अपॉन 0.9 इंटू 410। तो ये हमारा आ रहा है AN का वैल्यू 1270.325 mm स्क्वायर। इसको जब वो वाले इक्वेशन में रखेंगे तो P2 की वैल्यू जो आएगी हमारी, दिस शुड बी इक्वल टू 41.098 mm। ओके, ये आ गया हमारा P2। तो हमें क्या करना होता है कि मेन मेंबर और लग एंगल दोनों में अलग अलग हमें पिच नहीं प्रोवाइड करना है, पिच हमें दोनों में सेम प्रोवाइड करना है। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो भी हमारा पिच का वैल्यू आएगा वही हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देयरफॉर अडॉप्ट स्टैगर्ड पिच, हम लोग स्टैगर्ड पिच प्रोवाइड कर रहे हैं। P इक्वल्स कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 55 mm प्रोवाइड कर लेते हैं। सो ये हमारा स्टैगर्ड पिच है 55। स्टैगर्ड का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेंबर्स है, ओके, ये हमारा मेन मेंबर है सपोज, और ये हमारा लग एंगल है। ओके, तो ये जो हमारा इस तरह से होंगे बोल्ट्स। ओके, तो यहां से ये वाली बोल्ट से लेके ये वाला बोल्ट, दैट इज लग एंगल पे जो बोल्ट है ये वाला, और ये वाला बोल्ट, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज P इक्वल्स 55 mm। तो अगर इन दोनों बोल्ट के बीच में देखें तो कितना हो जाएगा, ये 55 इंटू 2 110 हो जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि हेंस पिच बिटवीन टू बोल्ट्स ऑन वन लेग कितना हो जाएगा, 110 mm, यही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पिच भी कैलकुलेट कर लिया। अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे कि ब्लॉक शेयर फेल्यूर के लिए चेक करेंगे। तो ब्लॉक शेयर फेल्यूर के लिए क्या करते हैं, दोनों के लिए चेक नहीं करते हैं, दैट इज मेन मेंबर और लग एंगल दोनों के लिए चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ मेन मेंबर के लिए भी कैलकुलेट कर ले तो वो सेटिस्फाई हो जाता है हमारा। चेक फॉर ब्लॉक शेयर फेल्यूर, ठीक है, वी विल चेक फॉर मेन मेंबर ओनली। ओके, सिर्फ मेन मेंबर के लिए करना है। क्या होता है TDB, फॉर्मूला पता है आपको पहले से, क्या होता है FY इंटू AVG अपॉन गामा MO, सॉरी √3 गामा MO प्लस 0.9 इंटू FU इंटू ATN अपॉन गामा M1, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 0.9 इंटू FU इंटू AVN अपॉन √3 गामा M1 प्लस FY इंटू ATG अपॉन गामा MO। ओके, यही हो जाएगा। अब हमें सारा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मेन मेंबर की बात करें सिर्फ, तो हमारा मेन मेंबर कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और हमारा
इस तरह से बोल्ट्स हैं, 5 बोल्ट्स हमने प्रोवाइड किया है, ओके, कुछ इस तरह से। अब हमारा जो हमने मेन मेंबर पे कितना डिस्टेंस प्रोवाइड किया था, 50 प्रोवाइड किया था, और जो हमारा ये वैल्यूज जो आया था, ये कितना आया था, 33, हमने जो मिनिमम प्रोवाइड किया था 33। तो इसकी वैल्यूज यहां से यहां तक, दैट इज यहां एंड से लास्ट बोल्ट के डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, लास्ट बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज कितनी है, 110 है, ओके। तो यह कितना हो जा रहा है, 473 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कैसे आ रहा है देख लेते हैं, 110 इंटू 1234 इंटू 4 प्लस 33 कितना हो गया, 473 हो गया, क्लियर है। अब सारा एरियाज कैलकुलेट करते हैं। तो एवीजी क्या हो जाएगा, शेयर वाला प्लेन पे, दैट इज 473 इंटू 10, ग्रॉस एरिया चाहिए हमें, तो 4730 mm²। फिर ATN दैट इज टेंशन वाले पार्ट पे नेट एरिया, तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस बोल्ट होल का आधा डायमीटर माइनस करेंगे, दैट इज 22/2 माइनस करेंगे, इंटू थिकनेस ऑफ मेंबर दैट इज 10। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 11 इंटू 10 दैट इज 390 mm²। उसके बाद AVN इक्वल्स 473 माइनस 22/2 माइनस 4 इंटू 22 इंटू 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 473 माइनस 11 माइनस 4 इंटू 22 इंटू 10, इसकी वैल्यू आ गई 3740 mm², ओके। और ATG की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन पार्ट पे ग्रॉस एरिया दैट इज 50 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 500 mm²। अब कैलकुलेट जब करेंगे TDB की वैल्यू, ओके, कैलकुलेट करते हैं एक बार इसको। तो TDB की वैल्यू क्या आती है, 250 इंटू AVG हमने क्या माना है, लिया है 4730, तो 4730 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.1, ओके, प्लस 0.9 इंटू 410 इंटू ATN मतलब 390 अपॉन 1.25 इंटू 10 पावर -3, ये आ गया 735.779। तो ये क्या है हमारा, 735.779। और दूसरा वाला जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9 इंटू 410 इंटू AVN मतलब 3740 अपॉन √3 इंटू 1.25 प्लस 250 इंटू ATG क्या है, 500 अपॉन 1.1, तो ये आ जाएगा हमारा 751.05। इनमें से मिनिमम क्या है, 735.779 किलो न्यूटन। अब हमारा मेन मेंबर में लोड कितना आ रहा था, 375 किलो न्यूटन, तो उससे तो ये ज़्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन 375 किलो न्यूटन, देयरफॉर हमारा ये सेफ है। मेन मेंबर हमारा ब्लॉक शेयर फेल्यूर में तो सेफ है। तो हमारा डिज़ाइन फाइनली सेफ हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, हमें फिगर ड्रॉ कर देना है जो भी हमने प्रोवाइड किया। ये हमारा लग एंगल हो गया। मेन मेंबर की जब बात करें अगर, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। 5 बोल्ट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, एक यहाँ हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। ठीक है,
और कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर ये हमने प्रोवाइड कर दिया लग एंगल भी और मेन मेंबर भी, कुछ इस तरह से होगा। ये लोड लग रहा होगा इस तरह से। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 110 mm, और हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था हमारा 50 mm। क्लियर है। और यहाँ से हमारा लास्ट बोल्ट के डिस्टेंस कितना था, लास्ट एज से हमारा लास्ट बोल्ट तक का डिस्टेंस कितना था 473 mm हमने प्रोवाइड किया था। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। हमने लग एंगल कौन सा प्रोवाइड किया, ISA 60 × 60 × 8 mm, ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है। तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हुआ लग एंगल का। काफ़ी लंबा डिज़ाइन था इसका। जनरली क्या होता है कि इतना फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आता है। आजकल क्या होता है कि यूपीएससी क्या करती है कि छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है तो ऐसा नहीं है कि उससे सवाल नहीं पूछेगी, उससे सवाल पूछती है, बट क्या करती है कि उससे के कुछ पार्ट्स पूछ लिया करती है, या फिर मैक्सिमम बहुत सारे डेटा आपको गिवन होते हैं। हो सकता है कि जो हमने T1, T2, T3 जो हमने कैलकुलेट किया वो सारा गिवन होता आपको, फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद का पोर्शन आपको करना पड़ता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप फुल लेंथ क्वेश्चन कम से कम एक भी क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस कर रखा है तो अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है लग एंगल के ऊपर तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बट रेयरली चांसेस होता है कि ये फुल लेंथ क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में, बट इसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। वो कंफर्म है कि उसके पार्ट्स जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर रहा होगा आपको कि किस तरह से हम लोग लग एंगल का डिज़ाइन करते हैं। जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे डिज़ाइन के, और जो भी मैंने आपको लग एंगल के बारे में जो भी क्राइटेरियाज बताया था, उन दोनों का यहाँ पर कंबाइंड यूज हुआ यहाँ पर। ओके, तो उसका भी यूज आपने समझा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर दैट वाज टेंशन मेंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब तब तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे।